everyone, in this video we learn about work done by variable force. इससे पहले we have discussed what is work done by constant force. आज हम पढ़ेंगे work done by variable force. याद रखिएगा work का फॉर्मूला F cos थीटा होता है, तो force जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट. अब वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है और उसके पास डायरेक्शन होती है, राइट. अगर दोनों में से अगर एक भी चीज़ चेंज हो रही है यानी कि फोर्स वेरिएबल होगी. अगर दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं, सेम है थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट वर्क डन, तो फिर वैसी वाली फोर्स को बोलेंगे कांस्टेंट फोर्स, वेयर फोर्स प्लस मैग्नीट्यूड आर सेम. अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़, तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चेंज हो, या फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज हो, या फिर दोनों चीज़ों के अंदर चेंज आता है. मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है फोर्स की, तो ऐसी फोर्स को हम लोग बोलेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. वेरिएबल फोर्स से जो वर्क होगा उसे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स बोलेंगे, ठीक है. अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक बॉडी है, वो राइट डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है. फोर्स उस पर लग रही है फॉर एग्जांपल 3 न्यूटन की, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है वो 4 मीटर का, उन दोनों के बीच में थीटा बन रहा है. तो यहाँ पर क्या है, फोर्स की डायरेक्शन भी सेम है, सही है, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है, यानी कि ऐसी फोर्स को हम बोलेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स. तो यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर क्या हो रहा है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ठीक है. अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट या फिर मैग्नीट्यूड या फिर दोनों चेंज होगा तो ऐसी फोर्स को बोलेंगे वर्क वेरिएबल फोर्स, और इससे जो वर्क होगा उसे बोलेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. अच्छा, उसके बाद आपने अगर आप पूछा जाए कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज, तो आंसर क्या होगा, वर्क, ठीक है. इसी डायग्राम को अगर मैं इसकी ग्राफ की फॉर्म में लिखूं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे आ जाएगा आपको रीजन, और ये वाला जो पार्ट है दिस फोर्स, वाई एक्सिस आपका फोर्स हो जाएगा, और ये जो एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट समझ लीजिए यहाँ पे 5 मीटर की हुई है, चलो 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो, और फोर्स लग रही है 3 न्यूटन की, ठीक है. तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा, क्योंकि वर्क, यहाँ पे मैंने कहा कि वर्क डन कैसा हो रहा है, कांस्टेंट फोर्स से हो रहा है, तो कांस्टेंट फोर्स से जो वर्क डन होगा उसका ग्राफ भी स्ट्रेट बनेगा, स्ट्रेट लाइन से ग्राफ बनेगा उसका. क्यों? क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है, जो चीज़ चेंज ही नहीं हो रही, उसका ग्राफ कभी इस तरीके से बन सकता है, कभी नहीं, ठीक है. जो चीज़ कांस्टेंट है, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, सही है, तो लीनियर ग्राफ बनेगा. अगर फोर्स वेरिएबल होती तो उसका ग्राफ कर्व बनता, उसका ग्राफ क्या बनता, कर्व बनता. तो याद रखिए, अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ ग्राफ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, तो यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, सही है. तो क्या देख रहे हो आप, लीनियर ग्राफ की फॉर्मेशन हो रही है, कोई कर्व नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो कांस्टेंट फोर्स से हो रहा है. और ये जो यहाँ पे एरिया कवर हुआ है, इसे हम लोग कहेंगे, ये जो एरिया है यही क्या है, ये वर्क है, ठीक है. अच्छा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो हो गई बात वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की. लेकिन जब हम बात करते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो उसके अंदर क्या होता है कि इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अप्लाई होती है. यहाँ पे आप जो डायग्राम देख रहे हो, ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की एग्जाम्पल है. किस तरीके से, आइए देखते हैं. सबसे पहले तो ये डायग्राम नंबर 1, 2, 3 जितनी भी डायग्राम्स यहाँ पे बनी हुई है, ये एक ही चीज़ है, ठीक है. अब ये स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर एक बॉडी है जो कि एक स्प्रिंग से अटैच्ड है. इस बॉडी को अगर मैं इसकी मीन पोजीशन, ये जो इसकी जहाँ पे एक बॉडी रेस्ट में होती है स्प्रिंग सिस्टम के अंदर, उस पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन, ठीक है. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, याद रखिएगा. अच्छा,
तो ये बॉडी अभी अपनी मेन पोजीशन से डिस्टर्ब्ड है, तो यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू होगी ये हाईएस्ट होगी, क्योंकि बॉडी अपनी मेन पोजीशन से दूर है। अच्छा, इस पोजीशन को आप एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हो, इससे आगे बॉडी नहीं जा सकती, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन जब बॉडी रिटर्न करती है मेन पोजीशन की तरफ, तो यहाँ पर जो फोर्स, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है, कुछ ना कुछ फोर्स होगी, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी बॉडी करीब आती है मेन पोजीशन के, ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू होगी, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू ज़्यादा थी, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू ठीक ठाक है, लेकिन चेंज आ रहा है फोर्स के मैग्नीट्यूड के अंदर, देयर इज़ अ चेंज, सही है। एंड इफ़ यू लुक एट द थर्ड डायग्राम, तो यहाँ पर जो बॉडी है वो मेन पोजीशन पे ऑलमोस्ट आ चुकी है, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू स्टेट नंबर 1 एंड 2। तो कहने का मकसद ये है कि इन तीनों चीज़ों, इन तीनों कंडीशंस के अंदर बेसिकली ये एक ही चीज़ है, एक ही टाइम पे ये चीज़ हो रही है, तीनों चीज़ें हो रही हैं। कि एक बॉडी थी, उसे मैंने उसी मेन पोजीशन से डिस्टर्ब किया, उसे एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गए, एक्सट्रीम पोजीशन जब रिटर्न करेगी बॉडी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर्स बहुत ज़्यादा होगी, कि ज़्यादा फोर्स चाहिए ना उसे, क्योंकि दूर है मेन पोजीशन से, काफ़ी दूर है बॉडी, लेकिन जैसे ही थोड़ा यहाँ पे मेन पोजीशन के करीब आ गई, तो फोर्स थोड़ी सी इस कंडीशन से थोड़ी सी कम हो जाएगी फोर्स, यहाँ पे कि बॉडी एकदम मेन पोजीशन पे आ गई है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू बिल्कुल कम हो जाएगी। तो इन कंक्लूजन बात यह है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, सही है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, चाहे फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे भी फोर्स की डायरेक्शन ऐसी है, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलेंगे वेरिएबल फोर्स, और इससे जो वर्क डन होगा उसे बोलेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो यहाँ पे अगर हम लिख दें कि magnitude of force is not constant, या फिर वेरिएबल, सही है, क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कुछ और है, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कुछ और है, मेन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, कह सकते हैं ना, क्योंकि देखो यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा था इसीलिए फोर्स ज़्यादा थी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना। अब यहाँ पे डिस्टेंस कम है इसीलिए फोर्स कम हो गई। हैंस स्प्रिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज़ वेरिएबल फोर्स, क्लियर। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते तो आपको वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टेयर्स हैं, ये स्टेयर्स हैं, यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है, और इस बॉडी को कोई टो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, इस बॉडी को यहाँ पर लेके जाना है, हमारा टास्क है। अब ये जो बंदा यहाँ पे इसे टो कर रहा है, ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगी, राइट, यहाँ पे फोर्स लग रही है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगी, बॉडी जो है वो यहाँ पे मूव कर देगी, सही है। अब फिर से फोर्स लगेगी अब इस डायरेक्शन के अंदर, और बॉडी की डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन के अंदर हो गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फोर्स अब देखो यहाँ पे जब बॉडी यहाँ पे होगी, हॉरिजॉन्टल पे होगी बॉडी, तो फोर्स थोड़ी सी कम लगानी पड़ेगी, लेकिन जब बॉडी स्लोप पे आ जाएगी तो फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, राइट, फिर से कम लगानी पड़ेगी, फोर्स ज़्यादा लगानी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो चेंज हो रहा है या सेम ही है, चेंज हो रहा है फोर्स। एज आई मेंशन बिफोर दैट when you are doing the body in the upward direction, so definitely you require some magnitude of force, and यहाँ पर हर स्टेप पे डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड, राइट। ये एक बात तो ठीक है। इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा था कि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, सही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन ये थी, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन इस तरीके से होगी। सो इन शॉर्ट
the direction of force is also changing. डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। कहीं पे फोर्स की डायरेक्शन इस तरीके से लगेगी, कहीं पे इस तरीके से, यहाँ पे, ठीक है, F1, F2, F3 कुछ भी तरीके से आप अगर कहो तो चेंज हो रही है फोर्स की डायरेक्शन भी, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट भी। तो इस तरीके के वर्क डन को बोलेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अभी तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है, नाउ द टाइम एंड वी आर गोना डू द एग्जैक्ट वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वाला टॉपिक। वो सिर्फ क्या था, वो इंट्रोडक्शन था, ये भी उसी का पार्ट है, इसे बाद में देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे हम लोग हमें पता है वर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है FD cos थीटा, राइट। इसी को जब ये तो है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के लिए, बट जब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है यही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है उसके अंदर, क्योंकि ऑफकोर्स ये तो है कांस्टेंट फोर्स के लिए। लेकिन अगर फोर्स जो है चेंज हो रही है, F1 F2 अगर बराबर ही नहीं है, तो ऑफकोर्स जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो दोनों के लिए यहाँ पे जो वर्क हो रहा है W1 हो रहा है वो तो W2 के इक्वल तो नहीं होगा, राइट। तो हमें कुछ ऐसा, चले हम लोग पहले डायग्राम समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बता दूँगी किस तरीके से हो रहा है। फिर से देखो, यहाँ पे हमने इस तरीके से स्टेयर्स बना दिए, एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है जिसे हमने यहाँ पे मूव करना है, सही है। अब ये वो है आपका पॉइंट A, ये है पॉइंट B, या फिर आप पॉइंट C D कुछ भी, आप कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल करना चाहो आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया पॉइंट A टू पॉइंट B हमें बॉडी को मूव करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने फोर्स लगाई इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लगाई इस डायरेक्शन के अंदर, तो डिस्प्लेसमेंट हुई, बॉडी थोड़ी सी आगे गई, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आगे गई बॉडी, ठीक है। इस फोर्स को मैं F1 कह दूँ, ठीक है। अच्छा, अब बॉडी मूव करके यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब फिर से मुझे इस बॉडी पे फोर्स लगानी पड़ेगी कुछ इस डायरेक्शन के अंदर, तो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे होगी, ठीक है। यहाँ पे फिर से मैंने फोर्स लगाई, तो F2 मैंने कह दिया इस फोर्स को। ऑफकोर्स इस फोर्स की मैग्नीट्यूड जो है वो F1 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो कम लगानी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे जो फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि बॉडी स्लाइड करके नीचे जाएगी, उसकी प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, फाइनली बॉडी जो है वो मूव करके यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ गई बॉडी मूव करके। अब फिर से मुझे बॉडी पे इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगानी पड़ेगी एंड डिस्प्लेसमेंट होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, इसको मैंने F3 कह दिया। इसी तरीके से ये चीज़ चलती जाएगी। तो मैं बार बार F1 F2 लिखने से सही है, मैं यहाँ पे इसको अब Fn कह देती हूँ, या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है वो Dn हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ज़्यादातर आपने वेरिएबल वाले फॉर्मूले के अंदर डेल्टा D लिखा हुआ होता है, यहाँ पे x, अच्छा D का, S का, X का, आप तीनों वेरिएबल में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हो टू शो डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डेल्टा D लिखोगे आप, डेल्टा D या फिर डेल D जिसे आप बोलो। डेल D का मतलब ये है कि चेंज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रही है, इसीलिए डेल D लिखा है, सही है। पहले डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज दिस, फिर ये ऐसे हो गई, ठीक है। तो डायग्राम क्लियर हो गई, सही है। अब अगर आपसे कहेंगे कि इसकी टोटल फोर्स, टोटल वर्क डन कितना, हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू FD cos थीटा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है, यहाँ पे W1 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे W2 है, ये W3 है, यहाँ पे समझ लीजिए WN। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वर्क 1 2 3 जो वर्क डन हो रहा है वो इक्वल नहीं है एक दूसरे के, राइट। मुझे अगर पूछा जाए कि नेट फोर्स यहाँ पे कितनी हो रही है, नेट वर्क कितना हो रहा है यहाँ पे, नेट वर्क कितना हो रहा है, तो उसके लिए अगर बेसिक फॉर्मूला अगर ये है, तो यहाँ पे क्या अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि इन सब वर्क को
इन सब वर्क के फॉर्मूलाज को अगर आप ऐड कर दो, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस WN तक ले जाओ, इन सब को अगर आप ऐड करोगे तो आपको नेट वर्क मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और हमें पता है वर्क किसके इक्वल होता है, FD cos थीटा। तो यहाँ पे F1 del D1 cos थीटा 1 को ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये W2 का फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं, F2 del D2 cos थीटा 2 प्लस F3 del D3 cos थीटा 3, ठीक है। और WN का फॉर्मूला क्या होगा, FN del DN cos थीटा n, ठीक है। तो ये है आपका नेट वर्क का फॉर्मूला कि टोटल वर्क कितना हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, इसको अगर मैं सम अप करके लिख दूँ, देखो अब यहाँ पे एक चीज़ सम हो रही है, तो यहाँ पे मैं अगर साइन इस्तेमाल कर दूँ समेशन की, तो एक ही बात है, राइट। FN del DN cos थीटा n, ये जो आप देख रहे हो दिस इज समेशन की साइन हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब चीज़ें ऐड होती हैं, सही है। तो ये बात क्लियर हो गई, मैंने समेशन की साइन क्यों इस्तेमाल की, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रही है। अच्छा, अगर यहाँ पे कभी कभी इंटीग्रेशन को भी इस्तेमाल किया जाता है, इंटीग्रेशन को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। FN XN या DN जो भी लिखना चाहो, याद रखिएगा जो इंटीग्रेशन की साइन है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन की साइन होती है। इंटीग्रेशन इस्तेमाल होता है स्मॉल पार्ट्स ऑफ वर्क, और समेशन इस्तेमाल करते हैं लार्ज पार्ट। ये पूछ सकते हैं कि जो समेशन है वो लार्ज पार्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जो इंटीग्रेशन है वो स्मॉल पार्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ पे स्मॉल पार्ट लार्ज पार्ट का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे हमने वर्क को डिवाइड कर दिया W1 में W2 में कि यहाँ पे जो एक मिनट यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है ये W1 है, यहाँ से यहाँ तक जो वर्क हो रहा है वो W2। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पार्ट्स के अंदर वर्क को डिवाइड कर दिया। तो इन पार्ट्स को मैंने बोला कि यहाँ पे अगर ये पार्ट है तो ये लार्ज पार्ट है, जहाँ मैंने समेशन लगा दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इतना वर्क को कैलकुलेट करूँ, इतने वर्क को कैलकुलेट करूँ, तो स्मॉल पार्ट्स हो गए। तो स्मॉल पार्ट्स को एडअप करने के लिए मैं इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। दोनों में सम होता है, दोनों में एडिशन होती है, कोई फ़र्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट साइन स्मॉल पार्ट्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंटीग्रेशन, एंड लार्ज पार्ट्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं समेशन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अगर आप इस को समझ जाएँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लिखा हुआ क्या था ऊपर। देखिए, वर्क डन कांस्टेंट फोर्स से भी होता है, वर्क डन वेरिएबल फोर्स से भी होता है। व्हेन वर्क डन इज डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो उसको कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं। पहला है इंटरवल मेथड और दूसरा है ग्राफिकल मेथड। देखो ये वाला जो मेथड जो मैंने अभी किया, ये कौन सा मेथड है, ये इंटरवल मेथड है। कौन सा मेथड है, इंटरवल मेथड। कि जब आप सिंपल फार्मूला अप्लाई कीजिए और आपके पास टोटल वर्क या फिर नेटवर्क निकल के आ जाएगा। ए से बी तक जाना है, ठीक है, ए से बी तक जाना है। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है कि यहाँ पे θ1 बन रहा है, θ2 बन रहा है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है। मैंने F1 कह दिया, F2 कह दिया, F3 कह दिया, del 1 del 2 जैसे ऊपर मैंने किया वही सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, ठीक है। वर्क हो रहा था, मैंने उस वर्क को इन कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इन पार्ट्स के अंदर मैं वर्क कैलकुलेट करूँगी, W2 W3 W4, ठीक है। अब मुझे टोटल वर्क निकालने में क्या करूँगी, इन सबको ऐड कर दूँगी। फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे आप, जो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो मैंने ऊपर लिखवाया था, राइट। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इंटरवल मेथड है, बहुत आसान है। दूसरा मेथड जो आता है आपके पास होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के अंदर क्या होता है कि आप ले लेते हैं दो एक्सिस, y पे होता है फोर्स और x पे होता है डिस्प्लेसमेंट। इतना सबको आता है, हमें पता है। अच्छा, जब आप ग्राफ बनाते हो वर्क डन का, तो ऊपर अगर आप देखें तो मैंने ग्राफ बनाया था, ये रहा। तो ये ग्राफ किसका है, ग्राफ ऑफ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का, ठीक है। मैंने कहा था कि ये कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, इसीलिए लीनियर बन रहा है, सही है। और अगर आप ये ग्राफ देखो तो यहाँ पे कर्व बन रहा है। जब कर्व बन रहा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वर्क डन है वो क्या किस फोर्स से हो रहा है, वेरिएबल फोर्स से हो रहा है।
फोर्स की मैग्नीट्यूड या फिर डिस्प्लेसमेंट या फिर दोनों ही चेंज हो रहे हैं। तो इस कंडीशन के अंदर अगर आपको वर्क कैलकुलेट करना है, आप क्या करोगे? आपने कुछ नहीं करना, आपने जो ये टोटल वर्क है इसको अपने स्मॉल पोर्शन के अंदर डिवाइड कर देना है। ठीक है, मैंने इन्हें, ये जो आप येलो लाइन्स देख रहे हो, मैंने इसे इन छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, ये W1 कंसिडर कर दिया, W2 W3 इनको मैं ऐड ऑन कर दूँगी। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ये कंप्लीट रेक्टेंगल नहीं है, राइट, ये कंप्लीट रेक्टेंगल नहीं है, इसीलिए मैं इन पार्ट्स को फर्दर ब्रेक डाउन कर देती हूँ। ठीक है, जब आप इन्हें फर्दर ब्रेक डाउन करोगे तो ध्यान से देखो, अगर इसे मैं और फर्दर डिवाइड करती हूँ तो ये एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये रेक्टेंगल बन जाएगा कंप्लीट। ठीक है, इसीलिए मैंने डिवाइड कर दी ताकि ये कंप्लीट रेक्टेंगल्स बन जाए। सही है, इस तरीके से मैंने डिवाइड कर दिया। अब कहता है कि इतने छोटे पार्ट्स के अंदर इन्हें डिवाइड कीजिए, इतने छोटे पार्ट्स के अंदर इन्हें डिवाइड कीजिए कि ये पूरा जो एरिया है वो एक बन जाए। ठीक है, W2 W1 ये सब पूरा हटा के पूरा सिंगल वर्ड बन जाए। सही है, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे पूरा इतने छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि ये पूरा जो स्पेस था ये वर्ड बन गया। लेकिन अभी भी यहाँ पे डिवीजन हुई हुई है, लेकिन वो इतनी छोटी है कि आपको नज़र नहीं आ रही। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने एक्यूरेसी के लिए किया। सही है, ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने एक्यूरेसी के लिए किया। अच्छा, अगर आप देखें, अगर आपको अब बोले कि टोटल वर्क निकालिए, नेटवर्क निकालिए, तो नेटवर्क निकालने के लिए वही चीज़ करोगे आप। जैसे ये वाला पोर्शन हमने ले लिया, वर्क 1 हो रहा है, यहाँ पे वर्क 2 वर्क 3 ऐसे हो रहा है। तो पहला वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा डेल D1 कह दो, फिर F1 कह दो, जो थीटा बन रहा है वो थीटा 1 है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? FD cos थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? F1 D1 डेल D1 cos थीटा, वही चीज़ होगी। ठीक है, आप ऐड आउट कर दोगे। अब यहाँ पे वही ये पार्ट तो वही है ना, समेशन F N डेल DN cos थीटा। लिमिट यहाँ पे जो अप्लाई की गई है वो लिमिट बेसिकली डिस्प्लेसमेंट हमने क्योंकि इस तरीके से कंबाइन कर दिया उसे, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या बन जाती है? 0 बन जाती है। यहाँ पे लिमिट अप्लाई हो गई है, राइट। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, ग्राफिकल मेथड से जब आप वेरिएबल वर्क निकालते हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो बेसिकली आप जो मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, वर्क निकालोगे जब तो उसी तरीके से होगा। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। आपने क्या करना है, आपने वर्क 1 निकालना है, वर्क 2 निकालना है, फिर उनको ऐड ऑन कर देना है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेम ही चीज़ होगी। तो ये था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इसमें से किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स depends on the magnitude and direction of force. नेट फोर्स कैसे निकालेंगे आप? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। समेशन इज़ यूज्ड फॉर लार्ज पार्ट्स और स्मॉल पार्ट्स इट्स यूज्ड फॉर लार्ज पार्ट्स, जबकि इंटीग्रेशन इज़ यूज्ड फॉर स्मॉल पार्ट्स। ठीक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट की जाती है 2 तरीक़ों से, एक इंटरवल मेथड से, एक ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, दोनों में एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। जो ग्राफिकल मेथड है उसके अंदर आप जो वर्क डन के जो पोर्शन W1 W2 W3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये जितने भी पोर्शन हैं इनको आप इतने माइक्रो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि वो एरिया एक ही बन जाता है। ठीक है, तो ये था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, एंड दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, topics when it comes to work, power and energy. So make sure you complete that video.